दोनों हाथ जोड़कर गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम भाव हो। नारायण नारायण नारायण। जो रियलिटी जो है वो आपके अंदर है, आपको उसको अंदर से समझना है। राइट। मन बुद्धि अहंकार चित्त आत्मा, ये सीक्वेंस है। राइट। मन जो है वो बहुत लोअर लेवल पे आता है। देखो, जैसे द्वार में से इंसान को द्वारपाल ने अंदर जाने दिया तो पहले मन का रोल आया। सबसे पहला कोई भी ऑफिस में जाने से पहले तो सबसे पहला रोल क्या होता है? द्वारपाल का। जो सेलुलर मेम्ब्रेन है उसको मन बोलते हैं। मनस अलग है। मनस अंदर का मेम्ब्रेन है, जो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और मन जो है वो सेलुलर मेम्ब्रेन है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी तो उसको सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाना पड़ेगा। तो द्वारपाल है। पर इसका इंपॉर्टेंस नहीं है इतना, क्योंकि वो द्वारपाल मात्र है। उसके पास राइट और रॉन्ग का परसीव करने का कोई पावर नहीं है। वो सिर्फ द्वारपाल है। उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो भी आए उनको चेक करके उनका नाम लिखा के, उनका पर्पस लिखा के, उनका नंबर लेके अंदर आने दो। राइट। अब उसके ऊपर बुद्धि आती है। तो जो सेलुलर एंजाइम्स हैं उस इंफॉर्मेशन को लेकर वो एपिजीन तक जाते हैं। ये व्यक्ति जो आता है बाहर से वो मैनेजर के पास जाता है, के पास सीधा जाएगा और वो चित्त जो है उसका प्रकाश हमारी आत्मा पे डालेगा और आत्मा जो है उसको कमांड करेगा, ठीक है तो ये एग्जीक्यूशन अच्छा है, आप रेगुलेटरी है और जाने दो। तो चेक कौन रखता है? मालिक। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिसाइडेड बाय मैनेजर। क्योंकि मैनेजर जो है उसका काम ही यही है कि वो आत्मा को अप रेगुलेशन में, एवोल्यूशन में ले जाए, उसकी कंपनी को आगे बढ़ाए। राइट। और प्रोग्रेस कराए, मुनाफा कमाए। राइट। प्रोडक्शन बढ़ाए। अब अगर मैनेजर करप्ट हो जाता है तो कंपनी डूबेगी या आगे प्रोग्रेस करेगी? अब बताओ। डूबेगी। राइट। क्योंकि मैनेजर के पास बहुत सारे पावर्स हैं कि वो फिल्टर करके आगे मालिक तक ले जाए बात को। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हमारे एपिजिन पर, मतलब चित्त पर, जो हमारे संस्कारों का आवरण आ जाता है, जो अच्छे या बुरे संस्कार, तो वो आवरण के कारण जो है वो आत्मा के ऊपर पूरा प्रकाश नहीं डाल सकता, वो करप्ट हो गया है। इस करप्ट एपिजीन को, मैनेजर को, हमें आत्मा के कमांड के द्वारा ठीक करना है। तो मालिक ये क्या करेंगे? मालिक बोलेंगे भाई कि मेरा काम नहीं हो रहा है ठीक से, मेरी कंपनी जो है वो डाउनफॉल में जा रही है, मुझे उसको अप ले जाना है और ये क्या कर रहे हो आप? तो एक सर्वेलेंस होता है जो जो आत्मा करता है, अपनी कंपनी का सर्वेलेंस। राइट। तो वो सर्वेलेंस जो है वो आत्मा करता है। जो सेलुलर प्रोग्राम जो एपिजिन ने बनाया उसका निरीक्षण कौन करता है? आत्मा करता है कि ये डाउन रेगुलेशन में जा रहा है। तो आत्मा उसको वार्निंग देता है कि आइदर यू करप्ट, यू कैन गेट योरसेल्फ करेक्टेड और डिस्ट्रॉय द प्रोग्राम, द टोटल प्रोग्राम, क्योंकि ये गलत जगह पे जा रहा है। तो एपिजिन क्या करता है? या तो अपने आप सफाई कर लेता है,
अपने जो आवरण आए हैं उसकी सफाई कर लेता है, या फिर वो ऐसा प्रोग्राम बना देता है कि जैसे सेल जिससे सेल जो है एपोप्टोसिस में चला जाता है, मतलब सेल डिजनरेट हो जाता है, सेल ही खत्म हो जाता है। ऐसा करने करने का पर्पज ये होता है कि आगे डिजीज आपका आगे ना बढ़े, जो सेल प्रोग्राम जो डिस्टर्ब हुआ, जो डिजीज वाला हुआ, वो आगे ना बढ़े, और नए जो सेल हैं वो डिजीज वाले पैदा ना हो। योग का मतलब है जोड़ना। कंसल्टेंट का काम है हर एक क्रिया को, कंपनी की हर एक लोगों को हर एक क्रिया को समझ के उसको प्रॉपरली जोड़ना, जिससे कि वो अप रेगुलेटरी मैकेनिज्म में आए, राइट। तो योग ऐसा एक कंसल्टेंट है जो बताता है कि ये आपका प्रोग्राम जो है, इसलिए वो डैमेज हो चुका है, वो खराब हो चुका है, करप्ट हो चुका है, क्योंकि आपके अंदर ये परसेप्शन गलत आया और इससे अंतराय पैदा हो गए। तो व्हाट परसीव्स इज चित्त। हमारा चित्त परसीव करता है कोई भी चीज, वो मनस परसीव नहीं करता है, मन परसीव नहीं करता है, मनस परसीव नहीं करता है। वो परसीव करता है मनस के अंदर बैठा हुआ चित्त, अंदर की साइड बैठा हुआ। तो मन के द्वारा जो सिग्नल मिले हैं वो बुद्धि के पास जाते हैं, बुद्धि के पास जो सिग्नल मिले हैं वो चित्त के पास जाते हैं, और चित्त जो है वो तीनों प्रकार के रेगुलेशन करता है। तो अहंकार को भी वो रेगुलेट करता है। वो क्रिएटिव कॉन्शियसनेस को, रेगुलेटरी कॉन्शियसनेस को और डिजनरेटिव कॉन्शियसनेस को, तीनों को रेगुलेट करता है चित्त। तो रिसेप्टर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है रिसेप्टर लगे हैं, उसी प्रकार से वो इंफॉर्मेशन अंदर जाती है रिसेप्टर के द्वारा, और वो इंटरप्रेट होती है बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि ले जाती है अंदर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। वहां पर एपिजिन बैठा है, वो जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है उसको परसीव अपनी तरह से करता है। वो जैसा है वैसा परसीव नहीं करता है बिकॉज उसको परसीव करने के लिए प्योर होना चाहिए, टोटल परसेप्शन के लिए, अच्छे परसेप्शन के लिए, लेकिन वो प्योर नहीं है। इसीलिए वो वही परसीव करेगा जो उसके ऊपर मार्क के अनुसार योग्य होगा। अभी भी श्रेष्ठा समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, मेरा रिवीजन हो गया। पूरा हो गया? 2.4 तक जो है श्लोक वो यही है। यस यस, ये यही दिखाता है, और आगे भी यही है, आगे भी यही है पूरा। मैं पूरा रोड मैप देता हूँ। देखिए, महर्षि पतंजलि ने सांख्य योग के ऊपर से जो प्रसव तंत्र के सांख्य योग जो है वो प्रसव तंत्र दिया है हमें। उसके अंदर जो खामियां, एपिजेनेटिक खामियां पैदा होती है, और उसके बाद में डेवलपमेंटल फेज में जो खामियां पैदा होती है, जैसे सेल प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है और रोग होता है, उसको कैसे प्रतिप्रसवित किया जाए। प्रतिप्रसव मतलब जो अंदर लगा है उसको बाहर निकाल देना है, राइट। तो जो प्रेगनेंसी के दरमियान जो मदर का इकोसिस्टम था, मदर का परसेप्शन था, वो सब जो एपिजेनेटिक मार्क्स पैदा करता है, उसको कैसे हम प्रतिप्रसव में ले जाते हैं, राइट। उसका सब साइंस दी। प्रति प्रसंत और प्रसंत, ये थोड़ा सा फिर से बताए। प्रसव मतलब डिलीवरी। सो डेवलपमेंटल एपिजेनेटिक्स जो है वो सांख्य में दिया है कि इंसान जायगोट में से डेवलप होके एक बच्चा बन के बाहर आता है, तो उसको प्रसव बोलते हैं। और प्रतिप्रसव मतलब जो प्रसव के दरमियान जो जो क्रियाएं हमारे एपिजिन में हुई है, वो या तो अप रेगुलेटरी थी या डाउन रेगुलेटरी थी। अगर डाउन रेगुलेटरी क्लिष्ट थी, जो क्लिष्ट वृत्ति पैदा करने वाली थी, तो उसको हम प्रतिप्रसवित करके उसको साफ कर सकते हैं। तो उन्होंने ये साइंस, इसके आगे का एक स्टेप दिया है, सांख्य के आगे का एक स्टेप, कि भाई सांख्य ने तो बताया कि ये साइंस है, और इस साइंस में से कोई ऐसी चीज निकल के बाहर आती है कि जिससे हम इसको प्रतिप्रसवित कर सके, जो एपिजीन खराब हो चुका है उसको हम सुधार सके। तो उन्होंने पूरा ये साइंस दिया, योग साइंस, कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसका यूज करो,
वो एक बेस्ट कंसल्टेंट है। राइट। तो महर्षि पतंजलि ने योग एक ऑपरेटिंग सिस्टम होने के कारण उसका यूज करके एपिजेनेटिक रेगुलेशन करके उसको कैसे अपने रोग से मुक्त करके अप रेगुलेटरी उत्क्रांति इवोल्यूशन में ले जाना है, वो हमें समझाया ये पूरे योग सूत्र के अंदर। राइट। अब जो पहला पार्ट मैंने जो समझा है आपको समझाता हूँ कि आप अगर कोई टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पहले टेक्निकल मैन्युअल समझना पड़ेगा कि कैसे ये टेक्नोलॉजी ऑपरेट करती है। राइट। अगर टेक्नोलॉजी कैसे ऑपरेट करती है वो पता नहीं है तो क्या आपको टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हो? आप समझो, आपको एक गाड़ी को रिपेयर करना सीखना है तो गाड़ी के जो बनने के, चलने के, खराब होने के, मतलब प्रॉपरली चलने के और उसके फंक्शन के बारे में टेक्नोलॉजिकली ना बताया जाए और आपको बोला जाए कि ये पाना पकड़ ले लो और ये स्क्रू ड्राइवर ले लो, ये खोल दो, ये पार्ट बदल के डाल दो। पर अगर आपको उसको डायग्नोस करके कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, वो अगर जानना है तो आपको ये उसकी टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी कि पेट्रोल कहाँ कहाँ से आता है, पेट्रोल कैसे अंदर पिस्टन में इंजेक्ट होता है। राइट। उसके लिए कौन सी मैकेनिज्म है, वो पिस्टन में इंजेक्ट होने के बाद पिस्टन कैसे चलता है। राइट। वो क्रैंक शाफ्ट को कैसे चलाता है, वो क्रैंक शाफ्ट जो है वो व्हील को कैसे मूव कराती है, गोल घुमाती है और गाड़ी कैसे चलती है। राइट। अब जब ये सब कंबशन हो रहा है तो उसको कूलिंग प्रोसेस की भी जरूरत है, तो कैसे रेडिएटर उसको कूल रखता है। सो ये सब टेक्नोलॉजिकल नो हाउ यू नीड टू नो अबाउट इट। तो महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले कैवल्यपाद दिया है और कैवल्यपाद में पूरा टेक्नोलॉजिकल मैन्युअल है कि कैसे योग काम करता है, कैसे योग जीवन को ऑपरेट करता है और कैसे योग के द्वारा एपिजेनेटिक्स को हम कंट्रोल रेगुलेट कर सकते हैं। जब तक आप कैवल्य पाद नहीं समझोगे बाकी के 3 पाद जो है आपके दिमाग में नहीं घुसेंगे। इसीलिए आज तक ऐसा हुआ है कि जब जब महर्षि पतंजलि को कहीं फिलोसॉफिकली या स्पिरिचुअली या कोई भी रीत से प्रेजेंट किया गया है, लोगों के तोते उड़ गए हैं। क्योंकि जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं समझोगे तब तक आप उसको उसको कैसे ठीक करना है, उसको कैसे अप्लाई करना है, उसको कैसे यूज करना है वो नहीं कर जान पाओगे। राइट। तो एपिजेनेटिक टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें पूरा कैवल्य पाथ पहले समझना पड़ेगा। और अब कैवल्य पाथ की रूपरेखा आपको देता हूँ। कैवल्य पाथ में उन्होंने क्या बताया कि ये हमारा सेल प्रोग्राम जो है वो एपिजीन जो है उसके परसेप्शन से डिसाइड होता है। अब कोई भी एपिजीन है, आइदर इट कैन बी स्विच ऑन या स्विच ऑफ। राइट। एक समय च उभय न अवधारणम। तो ये आइदर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और नॉट एक्सप्रेस्ड, इसके अलावा तीसरी कोई संभावना नहीं है। उन्होंने क्लियर कट बता दिया। राइट। और जो एक्शन जो हम करते हैं वो एपिजेनेटिक रेगुलेशन के अंतर्गत आता है और उसी एक्शन के अनुसार एपिजेनेटिक प्रोग्राम फिर वापस कोड होता है। तो कर्मा अशुक्ला कृष्णा योगी नाम त्रिविदित रेशाम। तो जो सेल है वो योग के द्वारा मैनेज हुआ है, जो एपिजीन है वो योग के द्वारा मैनेज हुआ है। तो उसके लिए कोई कर्म जो है वो अप रेगुलेटरी या डाउन रेगुलेटरी या क्लिष्ट या अक्लिष्ट नहीं होता है, वो परफेक्ट होता है, वो एप्ट होता है, वो प्रॉपर होता है। और जो योगी नहीं है, जो सेल योगी नहीं है, जो अच्छी तरह से चीजों को परसीव नहीं कर पाता है, जो एपिजिन योग से रेगुलेटेड नहीं है, वो ठीक से चीज परसीव नहीं कर पाता है, उसके लिए ये सब कृष्ण मतलब ये अप रेगुलेटरी और डाउन रेगुलेटरी हो सकता है। बाकी सबके लिए वो प्रॉपर है।
वो एप्ट है। अब वो उससे आगे जाते हैं, वही कपिलपातन के अंदर ही वो समझाते हैं कि एपिजीन जो है वो कैसे काम करता है, राइट। और एपिजीन को काम करने के लिए कौन सी शक्ति लगती है, कैसे एपिजीन काम करता है। तो एपिजीन को भी तो परसीव करने के लिए एक प्रकाश की जरूरत होती है, राइट। तो वो लाइट जो है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल देती है। हमारे अंदर फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये हर एक एपिजीन के ऊपर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, और एटीपी के अंदर भी एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। सो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन वहां होता है। हमारे आत्मा के ऊपर जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है वही आगे एपिजीन को मिलता है, और वही फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो शक्ति को रिसीव करता है, और देता कौन है, एटीपी देता है। तत्ग्राह्य शक्ति स्तंभे, राइट। तो वो जो रिसीव करता है, वो शक्ति स्तंभ जो है, जो ग्राह्य करता है, जो एनर्जी को परसीव करता है, रिसीव करता है, इस एपिजेनेटिक रेगुलेशन के लिए वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो ही शक्ति को ग्रहण कर सकता है, और जब उसमें शक्ति आती है तभी वो एक्सप्रेस हो सकता है। अगर शक्ति नहीं आती है तो एक्सप्रेस नहीं होता है, राइट। क्यों ये समझाने की जरूरत पड़ी कि जब आपका ब्रीदिंग चलता है तभी आप शक्ति उपार्जित कर पाते हो, और जब शक्ति उपार्जित होती है तब वही एपिजीन एक्सप्रेस होता है। जब शक्ति उपार्जित नहीं हो रही है तब एपिजेनेटिक एक्सप्रेशन रुक जाता है। तब सेल जो है वो केवल स्थिति में आके रुक जाता है, वो G0 फेज में आके उसका काम रोक देता है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव केवल स्वरूप प्रतिष्ठाम व चिति शक्ति इति। जब आप शक्ति उसको जो मिल रही थी, जो एटीपी की शक्ति मिल रही थी, उसको बंद कर दोगे तो आपके एपिजेनेटिक की ओरिजिनल शक्ति वापस आ जाएगी, राइट। और वो अपने आप को ऑटोफेजी के द्वारा साफ कर लेगा। समझ में आया, राइट। अब हमें टेक्नोलॉजी का एक जो मैनुअल पता चल गया। अब हाउ टू अप्लाई इट, तो पहले अप्लाई करने से पहले हमें उसका ढांचा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली योग ऑपरेट कैसे करता है। अगर महर्षि पतंजलि ने कपिलपाद ने बताया कि योग के द्वारा एपिजेनेटिक रेगुलेशन इस तरह से होता है और योग के द्वारा हम उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं, तो वो एपिजीन का रेगुलेशन किस तरह योग करता है, तो उन्होंने समाधिपाद दिया। समाधिपाद में किस तरह से एपिजेनेटिक रेगुलेशन योग करता है उसका पूरा ब्यौरा है। योग के 8 खुद के 8 अंग हैं जिसके द्वारा वो अपने सेल प्रोग्राम को डिजाइन करता है एपिजेनेटिकली, राइट। तो उन्होंने बताया कि योग जो है वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे एपिजेनेटिक सेल प्रोग्राम को रेगुलेट करते हैं, योग करता है। अब इसको अप्लाई करने से, बाहर से अप्लाई करने से वही समाधि का रिजल्ट मिलता है जहां जेनेटिक सिमेट्री आ जाती है। मतलब एक एपिजीन जो है वो एक अगर एक जगह पर मिथाइलेशन, एक साइटोसिन मॉलिक्यूल पर मिथाइलेशन है तो वो सीक्वेंस रीड नहीं होगी, राइट। वो ऑफ हो जाएगा, तो वो सिमेट्री टूट जाएगी। वो जेनेटिक सिमेट्री है, दोनों दोनों जीन है एटीसीजी करके वो सिमेट्री में है, राइट। अगर बीच में से एक कड़ी टूट गई तो सिमेट्री टूट गई, क्योंकि एक तरफ जो है वो रीड नहीं हो रहा है, तो सिमेट्री जो थी, एक दूसरे का बैलेंस था, वो बिगड़ गया। तो वो सिमेट्री में हम मतलब योग उसको ला सकता है।
तो उन्होंने समाधिपाद में ये बताया कि कैसे इस एपिजेनेटिक रेगुलेशन के द्वारा एपिजेनेटिक मैनिफेस्टेशन को सिमेट्री में लाया जा सकता है, जेनेटिक सिमेट्री का फॉर्म देकर। और उसके बाद ये रीसेट हो गया, क्योंकि एपिजेनेटिक सिमेट्री आ गई तो ये रीसेट हो गया, क्योंकि पहले तो सिमेट्री नहीं थी, क्योंकि वो मिथाइलेशन के द्वारा वो सीक्वेंस रीड प्रॉपरली नहीं हो रही थी, तो सिमेट्री में नहीं था। अब सिमेट्री आ गई, इसको बोलते हैं रिसेट। सो समाधि पाथ इज हाउ टू रिसेट द प्रोग्राम ऑफ लाइफ, राइट। अब साधन पाथ, अब साधन पाथ के अंदर ये आएगा कि आप क्या क्या करोगे जिससे ये रिसेट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। आपको क्या करना है, और उसके बाद में रिसेट प्रॉपर आ जाने के बाद में आपको धारणा ध्यान समाधि बताया। उस धारणा ध्यान समाधि आ जाने के बाद में आपका रिप्रोग्रामिंग कैसे होगा। आ जाने के बाद जब जेनेटिक सिमेट्री आ जाएगी तो एपिजेनेटिक रिप्रोग्रामिंग विभूति पाद में वो समझाया कि वो कैसे होगा। अब आप समझे, पहले सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने आपको कार की टेक्नोलॉजी बताई। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उन्होंने कार की टेक्नोलॉजी बताई कि ये टेक्नोलॉजी है। अब इसके अंदर फॉल्ट कैसे ढूंढोगे, आप मैकेनिक हो, आप ये पूरा पतंजलि योग सूत्र है ना, वो थेरेपिस्ट के लिए है और किसी के लिए नहीं है। आपको उसके अंदर फॉल्ट ढूंढना है कि कहाँ पर एपिजेनेटिक इरेगुलेशन है, वहां कहाँ पर एपिजेनेटिक माल फंक्शनिंग है, कहाँ पर प्रोटीन अच्छी तरह से नहीं बन रहे हैं, प्रॉपरली नहीं मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो आपको वो फॉल्ट ढूंढना है। तो आप फॉल्ट कैसे ढूंढोगे, तो योग की ये 8 प्रक्रियाओं का प्रॉपर नियमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा शरीर के अंदर, राइट। ये 8 प्रक्रिया जो है वो नियमित होने होने पर ही रिप्रोग्रामिंग की प्रांत भूमि तैयार होती है। अब आपको क्या करना है, आपको टूल किट निकालना है और जहां पर प्रॉब्लम था उस जगह पर जाके उसको रिपेयरिंग काम शुरू करना है, उसको साधन पाठ बोलते हैं। आप मैकेनिक हो गाड़ी के और आपको टूल किट निकाल के उसको साधन का यूज करके आपको उसको खोल के रिपेयर करना है। अब आपके पास एक एक्स्ट्रा और पॉसिबिलिटी है, आप उसकी एवरेज बढ़ा सकते हो, राइट। आप उसकी पावर बढ़ा सकते हो, ये भी एक टेक्नोलॉजी में शामिल है। अगर वो 1000 सीसी की गाड़ी है तो उसको 1200 सीसी की जरूरत थी, तो उसको 1200 में आप कन्वर्ट कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा सिलेंडर लगा सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटी हमारे जीवन में है, वो रिप्रोग्रामिंग बोलते हैं जिसको, वो विभूति पाद है कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी संभावना है, हम कितनी तरह से हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सो वो पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने का जो साइंस है वो विभूति पाद में उन्होंने दिया कि हमारे एपिजेट को इस तरह से रिप्रोग्राम करने से हमारे अंदर की अंदर पड़ी जो संभावना है वो ये संभावनाएं बाहर आएंगी। भू ज्ञानम सूर्य संयमत चंद्र तार ज्ञानम, राइट। तो आपको आपके अंदर ये पॉसिबिलिटी पड़ी है कि आप ब्रह्मांडीय गति को उसको चंद्र की तारों की गति को समझकर अपने अंदर वो चेंज ला सको। तो इंसान ऐसे ही प्रकट नहीं हुआ है, किसी ने ये प्रोग्राम बना के भेजा तब हम प्रकट हुए। ऐसे ही प्रकट हो गए क्या? लाइफ इज नॉट एक्सीडेंटल, लाइफ इज इवोल्यूशनरी because
planets has their own roles to execute our life. अगर आपके धरती पर जो बाकी प्लैनेट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा है वो मटेरियल नहीं होता तो क्या आपका शरीर पैदा हो सकता था? चलो आत्मा था, आत्मा कहीं से प्रकट हो गया ऐसा मान सकते हैं, चलो बिजली हुई और 5 महाभूत इकट्ठा होकर आत्मा बन गया, राइट? तो ये जो हम मटेरियल मैटर का यूज करते हैं वो यूज करने की कैपेसिटी हमारे अंदर कहाँ से आती है? वो मैटर हमारे लिए क्यों काम करता है? क्योंकि वो चाहता है कि आपके लिए वो काम करे। वो प्लेनेट चाहता है कि ये मटेरियल जो है वो इस लाइफ को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको काम करे। हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन को सिर्फ हम अकेले चलाते हैं, ये नहीं है। हमारे प्रकृति, एनर्जी, है ना, वायु अगर गति ना देता तो हमारा खून बहता नहीं। पानी अगर मूव नहीं करता तो न्यूट्रिशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। आप समझे? तो उनके गुण जो है उसी से हम एग्जिस्ट करते हैं, और वो गुण जो है वो सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है। आप पानी का गुण बदल सकते हो, वो यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है। यहाँ जो पानी का गुण है वही गुण पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड में है। यहाँ जो गुण वायु का है वही पूरे ब्रह्मांड में वही वायु का गुण रहेगा, राइट? क्वालिटी ऑफ दैट एलिमेंट। तो ब्रह्मांड जो है वो एक, आपका शरीर जो है ना वो खुद एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का माइक्रोफॉर्म, राइट? आपके अंदर जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश ये सब है, और इसको एग्जीक्यूट कराने वाला अहंकार जो है वो आत्मा है, जो परमात्मा का एक अंश है। परमात्मा मतलब कॉस्मिक जीनोम, राइट? वो कॉस्मिक जीनोम जो है वो अपनी माइक्रो लेवल की रचना को एग्जीक्यूट करता है। तो ब्रह्मांड जब इवॉल्व होता है तब उसकी ऐसी क्रिएशन होती है, जैसे वूम्ब है ना, जैसे मदर्स वूम्ब है उसमें बच्चा डेवलप होता है, उसी तरह से ब्रह्मांड में ये पृथ्वी और बाकी ग्रह डेवलप हुए, पूरा जीनोम बनाया। ये सब बातें थोड़ी बाद में पता चलेगी, पर अभी इतना काफी है कि आपने कार का टेक्नोलॉजी समझ में आया। अब उससे अंदर फॉल्ट कैसे ढूंढना है वो समझा, राइट परसेप्शन क्या होता है, रॉन्ग परसेप्शन क्या होता है, उसको कैसे रीसेट किया जाता है वो समझा, और उसके बाद में उसको कैसे रिप्रोग्राम किया जाता है वो समझा। तो ये चारों पार्ट इस तरह से आपको समझाते हैं। तो योगा टेक्नोलॉजी क्या है, एपिजेनेटिक रेगुलेशन की टेक्नोलॉजी योग क्या है, वो आपको कैवल्य पाद में समझाया, राइट? कैसे उसमें फॉल्ट आता है और उसको कैसे डायग्नोस किया जाता है वो आपको समाधि पाद में समझाया। कैसे उसके अंदर रिसेट प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है वो आपको साधन पाद में बताया, और कैसे उसको रिप्रोग्रामिंग करके और संभावनाओं को हम आकार दे सकते हैं। क्योंकि देखो, पहले हमारा मस्तिष्क जो है वो छोटा था, राइट? हमने उसको इवॉल्व कर करके इतना बड़ा मस्तिष्क कर दिया, तो वो संभावना थी इसलिए एग्जीक्यूट हुई ना, समझे आप? तो वो संभावनाएं, हमारे अंदर से जो संभावनाएं हैं उसको कैसे हम बाहर ला सकते हैं, उसको रिप्रोग्रामिंग ऑफ एपिजीन बोलते हैं। जो अंदर है उसको तो रिसेट कर दिया आपने, अभी का जो प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ था कि माल हुआ था, करप्ट हुआ था, उसको आपने रिसेट कर दिया। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप अपनी ये क्षमताओं को भी बढ़ाओ कि आपका एपिजीन में अभी फर्दर कभी मार्क आए ही नहीं,
वो ऑटोफेजी अपने आप ले ले, एपिजेनेटिक मार्क्स को अपने आप निकाल दे। ऐसा रिप्रोग्रामिंग हो सकता है क्या, कि हम वही परसीव करें जो हमारे लिए अच्छा है? क्या ये पॉसिबल है? तो ये स्थिति हमारे अंदर पॉसिबल है, और इसको लाने के लिए विभूतिपाद का पूरा वर्णन दिया है। अगर हम राइट चीज को राइट रूप में परसीव करते हैं तो एपिजेनेटिक मार्क्स नहीं आएंगे, मतलब डाउन रेगुलेटरी, जो हमारे प्रोग्राम को खराब करे ऐसे, राइट। और हम अच्छी तरह से हमारा लाइफ का प्रोग्राम अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जैसे ईश्वर करते हैं, जैसे परमात्मा करते हैं। ये संभावनाओं को कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं हम हमारे अंदर, कि हम भविष्य में हमें हमारी प्रोजनी या हमारे सेल्स रॉन्ग प्रोग्राम में ना जाए, रॉन्ग परसीव ना करें, उसके लिए उसको रीप्रोग्राम किया जाता है, वो राइट ही परसीव करें। परसेप्शन इज ऑल दैट मैटर्स, हाउ यू परसीव। मैंने पहले ही दिन बताया था कि एक गिलास खाली है, आधा खाली है और आधा भरा हुआ है। दो लोगों को बिठाएंगे, एक बोलेगा कि आधा भरा हुआ है, एक बोलेगा आधा खाली है, राइट। इट इज ऑल अबाउट मैटर ऑफ परसेप्शन। सो हम लाइफ को कैसे परसीव करते हैं, एपिजिन के मतलब चित्त के द्वारा, उस पर पूरा पूरा डिपेंड रहता है हमारा अप रेगुलेशन या डाउन रेगुलेशन।